हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस परी की जो 2023 है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का जो टेस्ट रहने वाला है 43 टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने है वो 42 टेस्ट कर लिए हैं और ये सारे के सारे टेस्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन टेस्ट ये जो सारे टेस्ट है ये हमारे जो आरएस प्री का सिलेबस है उसको पूरे के पूरे को कवर कर रही हैं और हम अच्छे से इसका रिवीजन कर रहे हैं। आज के टेस्ट की बात करें तो आज के टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें हमारे राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ साथ ही इंडिया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। लास्ट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। अब आपने सिलेबस देखा है आरएस प्री का, तो उसमें देखा होगा कि जो आपके राजस्थान हिस्ट्री है और जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है सिलेबस सेम सही है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो आर्ट एंड कल्चर से पुटअप किए जाते हैं। तो हमारी ये रणनीति होनी चाहिए कि हमें जब 100+ मार्क्स का जो टारगेट हमने रखा है उसे अचीव करने के लिए हमें वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होंगे जिससे क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आते हैं। हमें जो हमारा जो आरएस प्री है वो सिर्फ है आपका क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम है, तो हमें उसे क्वालिफाई करना है। हमें इतने अच्छे से उसकी तैयारी करनी है कि जब हम एग्ज़ाम दे के बाहर निकले तो उसके बाद हमें उसके आंसर की नहीं देखनी पड़े, ना ही उसके रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़े, बस हम उसके अगले दिन से हमारे मेंस में लग जाएं। तो हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि 2 सब्जेक्ट है आपको रिवीजन मोड पे रखने हैं। एक सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रही हो पढ़िए, उसके साथ 2 सब्जेक्ट है वो रिवीजन मोड पे रखिए। इस टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी होगा जब आप है अपना रिवीजन है वो अच्छे से करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आएंगे, किस प्रकार आपको उनको अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार की लैंग्वेज है वो एग्जामिनर पुटअप करेगा, ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस है मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो आपको पहली बार नोट डाउन करने होंगे, उनका रिविजन करना होगा। जब भी आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रही हैं तो उस टाइम रिवीजन करते टाइम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आज से ही कुछ 3-4 क्वेश्चन पीछे के आपके प्रीवियस ईयर के जो भी 2021, 18, 16 जो भी आपके एग्जाम में प्री में आए हुए क्वेश्चन है वो भी लेके आ रही हूँ, जिससे आपको पता चलता रहे कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पीछे आए हुए हैं। तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है ताकि जो हमारा टारगेट है 100+ मार्क्स का वो अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए आज का टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है वो कच्चे घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है? आम्बो गीत, जोरावा गीत, लश्करिया गीत और उपरोक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 3rd। जो कच्चे घोड़ी नृत्य करते हैं उस टाइम जो गाया जाने वाला गीत है वो है लश्करिया गीत। आम्बो गीत की बात करें तो आम्बो गीत है जब पुत्री की विदाई होती है, बेटी की विदाई पे ये है गीत गाया जाता है, पुत्री की विदाई पर। जोरावा गीत की बात करें तो जोरावा गीत है ये जैसलमेर जिले का है, जैसलमेर जिले का है। इस गीत को जब पति प्रदेश चला जाता है तो उसके वियोग में गाया जाता है, उसके वियोग में गाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जोरावा गीत वो किस प्रकार का है तो वियोग में गाया जाने वाला गीत है, किस जिले का है तो ये जैसलमेर जिले का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है 3rd हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युगम नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है अजमेर में लगता है, चोटिल पीर का उर्स है वो जालोर में लगता है, नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू में और तारकिन का उर्स है वो नागौर में। हमें बताना है असत्य यानी सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2। चोटिल पीर्स का जो पीर है उनका उर्स है वो पाली जिले में लगता है। कहाँ पे? पाली में। तो आपका जो जालोर है ये यहाँ पे गल दिया हुआ है। पाली जिले में जो पीर दुल्ले शाह की दरगाह है, किनकी? पीर दुल्ले शाह की, पीर दुल्ले शाह। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना पाली जिले में जो पीर का उर्स लगता है चोटीला पीर, तो पीर दुल्ले शाह की दरगाह है। उन पे कार्तिक मास में, तो कार्तिक कृष्ण एकम
वह बीज को लगता है। तो कृष्ण एकम को ये उर्स है वो लगता है, इसको आप याद रखें। कई बार है इसमें तिथि और माह पूछ लिया जाता है, तो आपका राइट होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन 2 है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो अजमेर जिले में लगता है। नरहड़ पीर का उर्स है झुंझुनू में, और तारकिन का उर्स है वो नागौर जिले में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। श्रीधर अंधारे को कौन से चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय आता है? घाणेराव शैली, उनियारा शैली, देवगढ़ शैली और अलवर शैली। तो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय वो श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। जो आपके चित्रशैली का टॉपिक है, शैलियों का टॉपिक है, इससे कई बार पता है क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो कि ये पूछा जाता है कि ये सर्वाधिक विकास है इसका किसके काल में हुआ, सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, इसका स्वर्ण काल किसे बोला जाता है। और दूसरा पूछा जाता है कि प्रारंभ है वो किसने किया या फिर किसके काल में हुआ, और इन पर है वो कौन कौन सी जो शैलियाँ हैं उनका प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करें कि इसका जो सर्वाधिक विकास है वो किन के काल में हुआ था, तो इसका सर्वाधिक विकास है जो महाराणा जय सिंह थे, महाराणा जय सिंह उनके काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। प्रारंभ माने तो जो देवगढ़ चित्रशैली है इसका प्रारंभ है वो देवगढ़ के रावल थे, एक देवगढ़ के रावल द्वारकादास कौन थे? चुंडावत थे। तो इनके समय में है इसका प्रारंभ हुआ था। एक चीज आपसे कई बार पूछी जाती है कि जो देवगढ़ था इनके सामंत थे उनको क्या बोला जाता था, तो देवगढ़ के सामंत उनको 16वें उमराव बोला जाता था। तो कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है, इसे भी आप ध्यान रखना कि देवगढ़ के सामंत थे उन्हें 16वें उमराव बोला जाता था। तो ये क्या कहलाते थे? 16वें उमराव कहलाते थे। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखना। जो ये चित्रशैली देवगढ़ चित्रशैली इसको मिश्रित शैली भी कहा जाता है। अब मिश्रित शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे हो सकता है कि 2-3 चित्रशैलियाँ होंगी उनका प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए इसे मिश्रित शैली भी कहा गया है। तो इस पे किस किस का प्रभाव पड़ता है? इस पे है वो मेवाड़ चित्रशैली का, मारवाड़ का और ढूंढाड़ का, इन तीनों का है इस पे प्रभाव पड़ता है, शैलियों का प्रभाव पड़ता है। इसके कारण इसको मिश्रित शैली भी कहा जाता है। तो ये इसके बारे में 3-4 चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 3 है। अब मैंने आपको जब देवगढ़ चित्रशैली के बारे में बताया तो इसी प्रकार आपको और भी जैसे उनियारा चित्रशैली हो गई, अलवर शैली हो गई, आपके ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़ जितनी भी चित्रशैली है तो इनको पढ़ें तो इस प्रकार पढ़ना है। सर्वाधिक विकास कब हुआ, प्रारंभ कब हुई, इन पे प्रभाव क्या पड़ता है, उनके बारे में कोई विशेष आपकी बातें क्या है जो हमसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भोफड़ी है लाख से बनी चूड़ियाँ, कागज से बने बर्तन, लकड़ी के खिलौने और तांबे के बने बर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 है। भोफड़ी है वो लाख से बनी चूड़ियाँ कहलाती हैं। और एक कई बार आपने देखा होगा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं जो लाख का कार्य करते हैं, लाख का कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो ये वो व्यक्ति मणिहार कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? मणिहार कहलाता है। और ये जो लाख का काम है ये प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये लाख का काम है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और जयपुर के एक व्यक्ति है अयाज अहमद। कौन है? अयाज अहमद। तो अयाज अहमद है वो लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है, लाख से बनी चूड़ियाँ भोफड़ी कहलाती है, लाख का काम करने वाले मणिहार कहलाते हैं, लाख का जो कार्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, और अयाज अहमद है वो लाख के काम के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिंग के रूप में दिखाई गई है, यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है, यह पशुओं से घिरी हुई है, यह एक नारी आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा सही कारण है जिसे उक्त आकृति के शिव होने की पहचान की जा सकती है?
इसका राइट आंसर देने से पहले हम जो हड़प्पा संस्कृति की शिव की मोहर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मुद्रा है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो, ये मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और इस मुद्रा के ऊपर पदासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी को दर्शाया गया है, यानी योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई दी है। और इस ये जो योगी का चित्र मिला है, इस योगी को यानी पुरुष है, ये पुरुष है, तो इसके दाईं ओर तो है वो तो चीता और हाथी दिखाए गए हैं। दाईं ओर चीता और हाथी की प्रतिमा है, हाथी को दर्शाया गया है। और जो इस पुरुष के योगी के जो बाईं ओर है, बाईं ओर इसके है एक तो गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा, इनकी जो आकृति है उसको चित्रित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये मुद्रा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसमें इस मुद्रा के ऊपर है वो पदासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी को दिखाया गया है, जिसके दाईं ओर तो चीता और हाथी है और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। जो ये योगी है, पुरुष है, इसके सिर पर एक त्रिशूल को दर्शाया गया है। किसको? त्रिशूल को आभूषण के रूप में दर्शाया गया है। इसके 3 मुख दिखाए गए हैं, 3 मुख दिखाए गए हैं। जो मार्शल थे, जिन्होंने खोज की थी, मार्शल, उन्होंने इसको रुद्र शिव के रूप में इनको संबोधित किया है। रुद्र शिव के रूप में, रुद्र शिव के रूप में इन्हें संबोधित किया है। क्यों किया है? क्योंकि जिन्होंने 3 मुख हैं उनके, और साथ में ही उन्होंने त्रिशूल लगाए हुए दिखाया गया है, तो इन्हें त्रिमुख पशुपति योगेश्वर अथा या फिर महायोगी है वो कहा गया है। तो आप ध्यान रखना पहले तो कि रुद्र शिव के रूप में किसने संबोधित किया था, तो मार्शल ने किया था। और ये चीजें हैं इस प्रतिमा के पास है, आकृति के पास है, मिली है। तो इसमें से एक तो आपका बी हो जाएगा कि योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाया गया है। पशुओं से घिरी हुई बताई गई, बिल्कुल सही है। एक नारी आकृति साथ दर्शाई गई, नहीं, बी और सी इसके बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दाईं तरफ किस पशु की है और बाईं तरफ किन पशुओं की है। तो ये भी आप याद रखना कि दाईं तरफ चीता और हाथी है, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है। ये क्वेश्चन बन सकता है। राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपाधियों का युग्म कौन सा है जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा धारण नहीं की गई थी? किसके? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। विचित्रित चित्त और मतविलास, प्रिय दर्शक, दक्षिणा पथपति, गुणभार और शत्रुमल, ललिता कुर और संकीर्ण जाति। इसमें से हमें राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन है 2। प्रिय दर्शक और दक्षिणा पथपति है, ये उसकी उपाधियां नहीं थी। हम पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 600 से 360 ईसा पूर्व था। ठीक है, 600 से 360। ये एक महान विद्वान भी थे, योद्धा भी थे और साथ में राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ थे। इनको तरह तरह की जो उपाधियां थी उनको उपाधियां धारण करने का शौक था। तो इन्होंने एक तो विचित्र चित्त, मतविलास, गुणभार, शत्रुमल, ललितांकुर और संकीर्ण जाति, और इसके अलावा एक और थी इनकी अवनी भाजन, ये सारी इनकी उपाधियां थी। तो आपको याद रखना है कि जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन थे उनका कार्यकाल 600 से 360 तक था। ये एक अच्छे योद्धा होने के साथ साथ विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। इनको अलग अलग जो उपाधियां थी वो धारण करने का शौक था, जो कि ये इनकी उपाधियां थी। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप इंडियन हिस्ट्री में ये जितने भी शासक हैं ये पढ़े तो उनके बारे में इनकी उपाधियां जरूर पढ़ लेना। हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं। एक तो इनकी सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक जैसा भी इनका समाज था, इनकी जो भी शैली थी उसके बारे में पूछा जाता है कि इनके राज्य में किस किस प्रकार के पद थे और इन शासकों ने कौन कौन सी पदवी है, कौन कौन सी उपाधियां वो धारण की थी, इनके राज्य में किस किस प्रकार के कर लगते थे, वो सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप जब भी ये आप टॉपिक पढ़े तो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। जिन मानसूनी हवाओं के कारण प्रारंभिक ईस्वी शताब्दियों में भारत का पश्चिमी जगत के साथ व्यापार सुगम हुआ था, विश्वास किया जाता है कि उनका पता लगाया गया था हिप्पोल्स के द्वारा, टोलमी ने, प्लिनी ने और स्ट्रेबो ने। किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हिप्पोल्स ने। इन्होंने है वो ये पहले
जो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारंभिक ईसवी शताब्दी में है वो ये एक ग्रीक नाविक थे, ग्रीक नाविक थे जिन्होंने अरब सागर में जो चलने वाली हवाएं थी, अरब सागर में, अरब सागर में जो मानसूनी हवाएं चलती थी, मानसूनी हवाएं, उन मानसूनी हवाओं की जानकारी दी थी ताकि जिससे अरब सागर की जो यात्रा है, अरब सागर की यात्रा है वो आसानी से की जा सकती हो। इन्हीं के कारणों से इन जो मानसूनी हवाओं का पता चला था। इसके बाद ही जो भारत और जो पश्चिमी एशिया था, भारत और जो पश्चिमी एशिया था उसके जो बीच जो बंदरगाह थे उनका जो आवागमन था वो सही से होने लगा और कम समय में इनके जो बीच की है वो दूरी तय की जाती थी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। लेख युक्त और रूप चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी किए गए थे। शुंगों के द्वारा, शकों के द्वारा, हिंदू यूनानियों के द्वारा और सातवाहनों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। लेख युक्त और रूप चित्रांकित अगर सिक्कों की बात करें तो भारत में सबसे पहले है वो किसने जारी किए थे, वो हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। और अगर हिंदू यूनानी शासक की बात करें तो ये आपके डेमेट्रियस, इनकी ताम्र मुद्राओं की बात की जाती है, इनकी ताम्र मुद्राओं की बात की जाती है। तो इनकी जो ताम्र मुद्राएं थी इस पे यूनानी तथा खरोष्टी लिपियों में है वो मुद्रा है वो अंकित मिलती है। यानी यूनानी और खरोष्टी लिपि में कुछ लेख हैं वो मिले हैं, और एक है ना बेसनगर से एक लेख प्राप्त हुआ है, बेसनगर से, जो यानी वो मुद्रा के ऊपर लिखा हुआ मिला है। तो एक बेसनगर से एक मुद्रा प्राप्त हुई, उस मुद्रा पर है वो तिमितर उत्कीर्ण मिला है, तिमितर है वो उत्कीर्ण मिलता है, जिसकी पहचान है वो डेमेट्रियस से की जाती है कि ये डेमेट्रियस था। तो इससे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अगर ये भी पूछ ले कि हिंदू यूनानियों में कौन सा शासक था तो डेमेट्रियस था। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। अगर हम भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है आगमन ये शुरू हुआ था 1498 में। और 1498 में कौन आए थे, इसमें आए थे वास्को डी गामा। सभी को पता है इनका तो कि सबसे पहले 1498 में कौन आए थे, वास्को डी गामा आए थे। उनके द्वारा जलमार्ग है उसकी खोज की गई थी, उसी के पश्चात ये यूरोपीय कंपनियां आने लगी थी। सबसे पहले बात करें कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली कब आए थे, उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है वो स्थापित की थी। कहाँ पे, कोचीन में। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए थे। 1503 में उन्होंने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी और यहाँ पर एक किला बनवाया था। और आप याद रखना कि भारत में जो सबसे पहला यूरोपीय दुर्ग है उसका निर्माण भी किन्होंने, पुर्तगालियों ने करवाया था। तो आप ये भी याद रखना। दूसरा निर्माण है वो तो अल्बुकर्क ने करवाया था, अल्बुकर्क ने। तो आप ये भी याद रखना। लेकिन आप जब भी ऐसे याद करें कि पहले अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, तो इनका एक तो आपको क्रम याद करना है कि जो क्रम है जैसे पुर्तगाली सबसे पहले है। दूसरा इनके बारे में ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा जो आपको व्यक्ति है इसमें आया था, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने कहाँ पर अपना जो प्रथम है वो कारखाना या फिर जो कंपनी है या फिर दुर्ग है वो बनवाया था। तो सबसे पहले बात होगी पुर्तगाली की, तो हमारा सबसे पहले आएगा सी की बात करें तो ऑप्शन है थर्ड में है। तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन है थर्ड ही हो जाएगा। उसके बाद आए थे डच है वो भारत में आने वाली दूसरी यूरोपियन कंपनी थी, दूसरे यूरोपियन व्यापारी थे। और अगर प्रथम डच की बात करें तो जो प्रथम डच नागरिक था वो कौन था, वो थे कार्नेलिस डी
हस्तमान। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ये पहले डच व्यापारी थे या डच व्यक्ति थे। डचों ने अगर बात करें कि डचों ने सबसे पहले है वो कारखाना है वो कहाँ पे बनाया था, तो डचों ने सबसे पहले कारखाना है वो मसूलीपट्टनम में बनाया था। मसूलीपट्टनम में बनाया था। और कब बनाया था? इन्होंने बनाया था 1605 में। प्रथम कारखाने की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने है वो डचों का शासन है यहाँ पे समाप्त किया था। इन्होंने यानी अंग्रेजों ने है वो 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में जो हुगली नदी है, हुगली के निकट युद्ध किया था और ये जो डच थे इनको अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। उसके बाद आए थे आपके अंग्रेज। डचों के बाद आए अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने ही डचों को पराजित किया था। तो डचों के बाद भारत आने वाली जो यूरोपियन कंपनी है वो कौन थी? जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी हम पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आए थे और इनका सबसे पहले जो नारा था वो ही था कि भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। यानी ये जो आए थे ये व्यापार के लिए ही आए थे। तो ये इनका नारा था। जो हम कई बार पढ़ते हैं कि जहांगीर थे, उन्होंने कैप्टन जो हॉकिंस था, कैप्टन कौन था? हॉकिंस था। उनको है वो व्यापार करने की अनुमति है वो दी थी। कब दी थी? 1600 में। तो 1608 में है वो सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री है वो स्थापित की थी। और इसके बाद फिर जब फ्रांसीसी कंपनी आई थी, तो फ्रांसीसी है वो भारत में आने वाली लास्ट कंपनी थी। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों में से एक कथन व एक कारण दिया गया है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि करने के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इनमें से सही उत्तर है वो हमें चुनना है। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने एक नया सिक्का जारी किया था जिसे क्या बोला गया था? जिसे दिनार बोला गया था, दिनार बोला गया। जो इब्न बतूता था, इन्होंने इसका जो तोल है कि ये कितना भारी, वैसे तो इसका तोल है वो बताया था 200 ग्रेन, इसका तोल बताया था 200 ग्रेन। और उसने अदली नामक 140 ग्रेन का सिक्का भी चलाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता थे उसने कौन सा सिक्का, तो उसने अदली नाम का सिक्का है वो चलाया गया था, जिसका वो भार था, जिसका तोल था वो 140 ग्रेन था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता था कि जो दिनार था उसका तोल कितना था, तो 200 ग्रेन था। अदली है वो किसने चलाया? इब्न बतूता ने। दिनार किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अदली का वजन 140 ग्रेन था। मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक मुद्रा शास्त्री भी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि ए है वो तो सही है, लेकिन आर गलत है कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये इसमें गलत दिया गया। हाँ, जो कथन ए है वो सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वह कौन चोल नरेश था जिसने शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजाधिराज प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कि जो चोल नरेश राजराज प्रथम थे उन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर हम चोल स्थापत्य की बात करें, चोल स्थापत्य की बात करें तो उसमें स्थापत्य में 2 इंपॉर्टेंट मंदिर है जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो ये आपका तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को, और दूसरा इसमें आता है गंगे कोंड चोलपुरम दूसरा मंदिर ये आता है। इनके निर्माण को है वो चोल स्थापत्य में चरमोत्कर्ष से बताया गया है। तो अगर चोल स्थापत्य की बात आती है तो इन दोनों मंदिरों का बात आता है और इसमें आपसे काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि पूछे जाते हैं। तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये शैव मंदिर है, जिसे राजराज प्रथम यानी राजराजेश्वर ने इसका निर्माण है वो करवाया था। जो राजराज प्रथम थे इसका जो निर्माण हुआ था, तो इनके गर्भगृह में जो मंदिर है इसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है।
विशाल शिवलिंग है, इसी शिवलिंग को बृहदेश्वर कहा जाता है। अगर हम दूसरे मंदिर गंगे कोंड चोलमपुरम की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो राजेंद्र चोल ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो राजेंद्र चोल ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन दोनों मंदिरों के बारे में याद रखना है, दोनों को नोट डाउन कर लेना। जब भी चोल स्थापत्य की बात आती है तो इन दोनों मंदिरों के बारे में जरूर पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़े अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सयूरगल या मदद ए मास किसे कहा जाता था? मुगल कालीन लगान मुक्त भूमि जो विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार करने वाले जमींदारों को दी जाने वाली, जागीरी भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी, या फिर नगद वेतन के बदले प्रदान की जाने वाली जागीर को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है फर्स्ट है। जो मदद ए मास है वो बादशाह द्वारा जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, जो विद्वान होते थे, उनको सम्मानित किया जाता था। तो उन सम्मानित व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? मदद ए मास, जो कि लगान मुक्त होती थी। इस भूमि पे है वो जो लगान है वो नहीं लिया जाता था। मदद ए मास भूमि को है वो जो उत्तर मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम थे, बहादुर शाह प्रथम थे, इन्होंने वंशानुगत बना दिया था, इन्होंने वंशानुगत बना दिया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मदद ए मास जो भूमि है उसको किस उत्तर मुगल शासक ने है वो वंशानुगत बना दिया था, तो वो बनाया था बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि सयूरगल बोले या मदद ए मास बोले, वो एक जो भूमि थी वो लगान युक्त भूमि थी, जो कि विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को सम्मानित करते समय यानी सम्मानित व्यक्तियों को ये दी जाती थी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, इस साइड है वो पदाधिकारी दिए गए और इस साइड उनके कार्य दिए गए। मैंने आपको अभी पीछे बताया था ना कि हमें जो भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें उन शासकों के राज्य के बारे में पढ़े तो उनमें एक क्वेश्चन तो उनकी पदवी से पूछा जाता है, एक उनके ये भी पूछा जाता है कि उनके राज्य में कौन कौन से तो पद थे, उन पदों का कार्य क्या था और उनका नाम क्या था। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखें तो दे रखा है कि पेशवा, अमात्य, सचिव और सुमंत। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सुमंत का मुझे पता है। तो सुमंत है ये एक विदेश मंत्री होता था, तो विदेश मंत्री होता था, विदेश संबंधित कार्य करेगा। तो डी में आपका आ जाएगा फोर्थ। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो अपन को अच्छे से आते होते हैं, वो सबसे पहले देखिए, फिर अपन ऑप्शन में देखते हैं। अब डी में फोर्थ होगा तो जो नीचे ऑप्शन दिया होगा उसमें हम फटाक से देखेंगे कि डी में फोर्थ किस में दिया हुआ है। हो सकता है कई बार हमें 3 नहीं आते, 1 आता और हमारी किस्मत साथ देती है कि हमसे जो हमें आता है वही उसमें एक बार एक ही ऑप्शन में दिया होता है और हमारा राइट आंसर है वो वही हो जाता है। अगर हम सचिव की बात करें तो सचिव है ये राजा का पत्र व्यवहार था, इसके साथ पत्र व्यवहार का मतलब कि जो ये सचिव था इसके जिम्मे था राजा का जो पत्र व्यवहार था वो, यानी जो पत्रों से संबंधित जो भी मामले थे वो ये देखता था। साथ में ही जो आपके परगने थे उनके हिसाब को भी जांचता था, हिसाब को भी जांचता था। तो इसके काम में क्या है, एक तो पत्र व्यवहार को देखना, साथ में ही वो मामलों यानी परगनों के हिसाब को भी जांचता था। तो सी में आपके थर्ड आ जाएगा। अमात्य की बात करें तो अमात्य है इसे वित्त मंत्री कहा जाता था, अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था। इसका क्या काम था, जो सारे के सारे जो सार्वजनिक हिसाब किताब होते थे, सार्वजनिक के हिसाब किताब होते थे उसको जांचता था। उन पर कोई भी काम के लिए कोई भी समर्थन देने के लिए हस्ताक्षर यानी साइन करने होते थे वो किसके, अमात्य के होते थे। तो अमात्य मान लीजिए क्या होता था, वित्त मंत्री होता था, तो आय और व्यय का प्रभारी होता था। पेशवा है, पेशवा बोल दे या फिर प्रधानमंत्री बोलते, तो ये राज्य की जो सामान्य भलाई और हित होते थे उनको देखता था, यानी सामान्य प्रशासन को देखता था। तो ए में फर्स्ट हो जाएगा। तो आपके ये तो सीधा हो गया, ए में फर्स्ट, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो जो भी नीचे कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर होगा। और ये सारे के सारे है ये मराठा प्रशासन में होते थे, मराठा प्रशासन के अधिकारी होते थे, प्रशासन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन है आपके RS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें इस साइड पुस्तकें दे रखी और इस साइड लेखक दे रखे हैं। सबसे पहले दी हुई है नेह तरंग, नेह तरंग स्वाई प्रताप सिंह, नागदमन सायंजी झूला,
रणमल छंद श्रीधर व्यास और भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा कि जो इन्होंने गलत दे रखा है, सुमेलित नहीं है, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेह तरंग अगर स्वाई प्रताप सिंह की नहीं है तो किसकी है? बाकी के इन्होंने तीनों सही दे रखे हैं। तो नेह तरंग के लेखक है, पुस्तक के लेखक वो बूंदी नरेश थे, बूंदी नरेश। और बूंदी नरेश कौन है? कवि बुद्ध सिंह, कवि बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह। तो नेह तरंग के रचनाकार है, लेखक है वो कौन थे? कवि बुद्ध सिंह थे। और इस चीज का जो आप देखें कि इसकी सूचना है वो कहाँ पर मिलती है, तो जो डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया है, मोतीलाल मिनारिया, जो डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया है, इनकी पुस्तक है जो राजस्थान पिंगल साहित्य फिर राजस्थान भाषा व साहित्य में, इसमें इसकी सूचना मिलती है कि नेह तरंग है उसके रचनाकार या उसके लेखक कौन है? वो है कवि बुद्ध सिंह, जो कि बूंदी नरेश थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुण्य अन्यतर बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर है वो जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? कुंज बिहारी मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, तीजा मांझी का मंदिर और महामंदिर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तीजा मांझी का मंदिर। तीजा मांझी मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो मारवाड़ के राजा मानसिंह थे उनकी रानी प्रताप कुंवरी ने करवाया था। और साथ में मानसिंह मारवाड़ साम्राज्य व जोधपुर राज्य के अंतिम स्वतंत्र राजा थे। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि मारवाड़ साम्राज्य यानी जोधपुर राज्य के जो अंतिम स्वतंत्र महाराज थे वो कौन थे, तो वो मानसिंह थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़े अपन। अगला क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? मुगल काल, सल्तनत काल, मौर्य काल और गुप्त काल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, गुप्त काल का। जो ये स्तंभ है ये गुप्त काल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो ये वरिक विष्णुवर्धन है, वरिक विष्णुवर्धन है, ये गुप्त सम्राट था, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त इनके सामंत थे। तो वरिक विष्णुवर्धन विजय है ये गुप्त सम्राट कौन थे? समुद्रगुप्त थे, इनके सामंत थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ है। और जो मालवा में जो वारिक जनजाति है उसके राजा भी थे विष्णुवर्धन विजय। आगे बढ़े अपन अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापा खाना है वो स्थापित किया गया था? अजमेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अजमेर। और आपको याद हो तो पिछले ही मैंने संडे को या सैटरडे को ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि वैदिक या जो यंत्रालय छापाखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया है अजमेर में। और ये क्वेश्चन आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, वैदिक यंत्रालय छापाखाना अजमेर में है। इसके साथ साथ ही इसकी स्थापना है वो किसने की थी? ये स्थापित किया गया था 1880 में। किसके द्वारा? जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती यानी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूछे तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। और साथ में ही इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो इसमें कौन कौन से हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं? तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फर्स्ट है अनेकांतवाद और आपका फोर्थ है स्यादवाद। तो ये दोनों के दोनों है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन है फर्स्ट, जिसमें एक और फोर्थ है कि सही है। जो अनेकांतवाद है वो जैन धर्म का एक सिद्धांत है जिसमें बोला गया है कि जो परम सत्य है और जो वास्तविकता है
वास्तविकता, तो उन दोनों को जटिल बताया गया है कि जो परम सत्य और वास्तविकता है ये जटिल है। तो आपसे अगर पूछ ले कि अनेक कांतवाद है उसमें क्या बताया गया है, तो परम सत्य और वास्तविकता दोनों को जटिल बताया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपन अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन नहीं है। ज्वाला माता जोबनेर कछुआओं की कुल देवी है, छीक माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, सुगाली माता की पीठ की पूजा की जाती है, और जीण माता को ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है। असत्य कथन नहीं है यानी सत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य कथन नहीं है। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़ में है, बिल्कुल सही। बाण माता आदिवासियों की कुल देवी है, ये गलत दे दिया। नेहड़ी जी का मंदिर का संबंध करणी माता से है, और घेवर माता ने राजमहल जेल की नींव रखी, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राता हुंगा पुष्कर का संबंध किससे है। शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथ संप्रदाय से संबंध है राता हुंगा पुष्कर का, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, इस साइड है वो प्रमुख संत और उनके प्रतिपादन दर्शन को दर्शाया गया, तो यहाँ पे प्रमुख संत और यहाँ पे उनके दर्शन दिए गए, हमें इनका मिलान करना और फिर हमारा राइट आंसर है वो बताना है। सबसे पहले हम विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें तो ये दर्शन किनका प्रतिपादित किया हुआ है, तो ये किया गया है रामानुजाचार्य का। तो ए में आपका क्या आ जाएगा, एक में आपका ए आएगा, तो एक में आपका ए है वो बी और ए तो हो नहीं सकता, सी और डी होएगा। तो अगर हम दूसरे की बात करें कि द्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया था निम्बार्काचार्य ने, तो आपका दो में बी है, आपका ऑप्शन डी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले की बात करें शुद्ध द्वैतवाद, तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा, और द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर, बम्बलू व पांचला नामक स्थलों का संबंध किस संत से है। जाम्बू जी, दादू जी, जसनाथ जी और लालदास जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, जसनाथ जी। आप एक चीज याद रखना, जिस किसी के पीछे सर लगे, लिखमादेसर, मालासर, पुनरासर, ये चीजें हैं वो बीकानेर से संबंधित होती है, क्योंकि बीकानेर जिले में ही ये से जो जगहों के नाम है उसके पीछे सर लगा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रदाय सगुण व निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। लालदासी, चरणदासी, प्रणामी संप्रदाय और गुद्दड़ संप्रदाय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चरणदासी संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति यानी दोनों का मिश्रण माना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गरीबदास, मिस्किनदास व बखना जी व सुंदरदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है। गौड़ीय संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय और दादू संप्रदाय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादू संप्रदाय से, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है। जसनाथ जी के, निष्कलंकी, निरंजनी और राम स्नेही। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, जसनाथ जी के उपदेश है वो सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अपना, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठों और उनके संस्थापकों के संबंध में असत्य है। शाहपुरा शाखा रामचरण जी की, रेण शाखा दरियाव जी, सेनस्थल शाखा हरिरामदास जी, खेड़ापा शाखा संतदास जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है डी, जो कि इसमें गल दिया हुआ है। बाकी रेण शाखा के संस्थापक दरियावराव जी, सेनस्थल शाखा के हरिरामदास जी हैं, तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सत्य नहीं है। संत मावजी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। मावजी के प्रमुख पीठ सांबला डूंगरपुर में है। मावजी के ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। इन्होंने डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो हमारा राइट आंसर जो कि इनमें गल दिया हुआ है वो है संत मावजी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। आगे बढ़े
अगला क्वेश्चन, ये जो संत संप्रदाय और लोक देवी देवता थे उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन पहले वाले टेस्ट में करवा दिए और कुछ क्वेश्चन इस टेस्ट में। तो आपके जो लोक देवी देवता, लोक देवी और देवता वो टॉपिक, और संत संप्रदाय ये टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो चुके हैं। तो आपने अगर ये पढ़ के ये सारे के सारे क्वेश्चन राइट कर लिए हैं तो इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस अब आप इसका बीच में 1-2 बार रिवीजन कर लेना, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर इसकी बात करें कि विभिन्न संप्रदायों और प्रमुख पीठ के संबंध में असत्य कथन जो हमें गलत दिया हुआ है वो बताना है। रामानंदी संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा, प्रणामी संप्रदाय जयपुर, नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर, निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर। राइट आंसर ऑप्शन ए जो कि गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया? मिस्किन दास को, गरीबदास को, सुंदरदास को या फिर रज्जब जी को? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गरीबदास जी को। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। आचार्य तुलसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। भिखण जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण जी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भिखण जी है वो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है उनको चुनना है और फिर इस कूट में जो दिया गया है उसको राइट क्लिक करना है। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है ये। संत शरणदास जी के उपदेश अणभेवाणी में संग्रहित है। नारायणा स्थल का संबंध दादू पंथ से है। अकबर ने जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा जमीन दी थी। कवितावली व विनय मल्लिका मीरा जी की रचनाएं हैं। तो आपका राइट आंसर 1 और 3 होगा जो कि आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। संत पीपा निर्गुण भक्ति के संत थे, आपका बिल्कुल सही है। रामानंद जी के कुल 152 शिष्य थे जिनमें 52 प्रमुख शिष्य को 52 स्तंभ कहा गया था। आपको पता है किन के शिष्यों को कहा गया, तो ये भी गलत है। आपका अलख्य संप्रदाय के पर्वत संत लालगिरी थे, बिल्कुल सही। फूलडोल उत्सव का संबंध राम स्नेही संप्रदाय से, ये भी सही। तो जो आपका गलत दिया हुआ है ऑप्शन बी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। प्रवचन स्थल सांथरी का संबंध दादू पंथ से है, क्या ये सही है? तो ये आपका गलत है कि सांथरी से संबंध है वो जाम्बो जी का है। चिंतावणी संत धन्ना की रचना है। संत रानाबाई का संबंध हरनावा गांव नागौर से है। सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। वक्त कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। 5वां तो इसका तो मेरे को पता है। तो प्रवचन स्थल सांथरी से नहीं, ये पहला गलत हो गया। चिंतामणि संत धन्ना की रचना, ये भी गलत हो गया। बाकी हम देखें इसमें संत रानाबाई का संबंध हरवाना गांव नागौर से है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1 और 2 है वो असत्य दिए गए हैं। 1 और 2 असत्य दिए गए हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि 5 आपका सही है और 2 आपका गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। और 3, 4 और 5 सत्य नहीं है, तो 5 सत्य नहीं है, ये दोनों सत्य हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 34 क्वेश्चन करवाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं कल अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।